हेलो बच्चों, मैं आपका आईडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे वन शॉट रिवीजन वाला जो अपना सेशन चालू है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का सेकेंड पार्ट। अब देखो, जब मैंने फर्स्ट पार्ट रिलीज किया था तभी मैंने बताया था कि उस पार्ट में हम लोग उतना ही पार्ट देखे हैं जितना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट विच इज देयर फॉर योर नीट एग्जाम। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट करके भी बताया कि सर अच्छा हुआ आपने वो पार्ट दिया कि हमारे एनसीईआरटी में तो वो है ही नहीं, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको काम में आ गया। तो सिमिलरली अब ये जो पार्ट है, लाइक मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के वन शॉट का सेकेंड पार्ट इसलिए रिलीज कर रहा हूँ कि इसका ये सारा पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में बकायदा है। हाँ, बट इसमें ना आप देखोगे, जैसे हम आगे जाकर देखेंगे ना वैसे आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में बड़े 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 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। और मुझे मालूम है आप लोगों का क्या होता है, इतने सारे पैराग्राफ देखकर ना आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको वो पढ़ते हो, आप पढ़ने की कोशिश भी बहुत अच्छे से करते हो, बट बहुत बार उसमें दिए हुए एग्जाम्पल्स आप भूल जाते हो। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे आपके लिए, आपको वो सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रहे, इसीलिए इस वन शॉट में ही मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स। आप उतना देख लो, आप उतना ही लाइक समझ लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट इट, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उतने ही मैंने दिए क्योंकि आपको याद होगा 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस एग्जाम्पल पे आया था। एक छोटा सा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, एक छोटा सा डिफरेंस किया था और वो दैट स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। हाँ, लोग फंसे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को एनसीईआरटी में तो पढ़ना ही है, बट कलेक्टिवली आप लोगों को पता हो कौन सा एग्जाम्पल किस लिए है, इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में उसको समराइज करके दिया है विथ सम ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आपको पिक्चर मेमोरी के साथ इस वीडियो के मेमोरी के साथ आप लोगों के एरर्स कम हो और आपका टाइम भी कम बर्बाद हो। चलो, लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले पार्ट में इसी चैप्टर के देखा हुआ है कि हाउ द बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट द लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे कैसे या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे उसके साथ कोप अप करना पड़ता है, कैसे उसको उसके साथ रहना पड़ता है, हाउ इट हैज टू अडेप्ट ऑल्सो। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पार्ट में देखी है। नाउ the part that we are going to discuss is about the population। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने उसी चैप्टर मतलब पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म दैट इज इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी। पहले इस स्लाइड पे मैंने उसकी हायरार्की भी दिखाई थी, आप लोगों को अगर याद आ रहा है, नहीं तो क्विकली जाकर देख लो, बहुत छोटा सा वीडियो है। उस चैप्टर के वेटेज के हिसाब से ये दोनों वीडियो मिलके भी आपका शायद 2-2.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वहां पे मैंने पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी थी। पॉपुलेशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ लाइक इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज। हाँ, उस वक्त हमने देखा था कि लाइक ऑल ह्यूमंस विल मेक द वन पॉपुलेशन, ऑल मैंगो ट्रीज विल मेक द वन पॉपुलेशन, ऑल कॉकरोचेस विल मेक द वन पॉपुलेशन। हाँ, बट ह्यूमन, कॉकरोच एंड मैंगो ट्री तीनों को इकट्ठा मिला के हम एक पॉपुलेशन की बात नहीं कर पाएंगे। वहां पे लाइक दोज विल बी द 3 डिफरेंट पॉपुलेशन। अब इस पार्ट में, इस लेक्चर के इस पार्ट में जहां पे हम लोग पॉपुलेशन की बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखो, नेचर में भी कुछ लाइक उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं, और वही रिस्पॉन्सेस अगर हम ह्यूमन के लिए भी अप्लाई कर दे तो हम लोगों को देख सकते हैं कि हम लोगों को लाइक जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग कुछ नेचर से सीख सकते हैं क्या? हाँ, इसी ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने पॉपुलेशन, या इसको बुलाते हैं मराठी लाइक इंग्लिश में एक टर्म है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। लाइक डेमोग्राफिक इंडेक्स होता है, आप लोगों ने बहुत बार वर्ड सुना होगा। तो ये हम जहाँ पे पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे कि क्या लाइक कौन से कंडीशन में कैसे पॉपुलेशन फ्लरिश करेगा, कब नहीं करेगा, पॉपुलेशन बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, घटता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, few examples of population are all cormorants in the wetland,
रैट्स इन द एबंडन ड्वेलिंग मतलब जहाँ पे वो जो पार्ट छोड़ दिया है आपने, जहाँ पे रह नहीं रहे लोग अब कभी, वहां पे कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, ऐसे एबंडन छोड़ दिया हुआ ड्वेलिंग है। टीकवुड ट्रीज इन द फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। देखो इन सबको हम पॉपुलेशन में लगे, यही तो मैंने इनिशियली बताया कि ह्यूमन विल बी द वन पॉपुलेशन, कॉकरोच विल बी अनदर पॉपुलेशन, मैंगो ट्रीज विल बी द अनदर पॉपुलेशन। इवन हम जो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, अब देखो बैक्टीरिया को तो एक एक को ग्रो कर मतलब काउंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम उनकी बैक्टीरियल कॉलोनीज को जब हम काउंट करते हैं तो उसको बुलाते हैं बैक्टीरियल पॉपुलेशन। एंड लोटस प्लांट इन अ पॉट, देखो उसके साथ ना उसका हैबिटेट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम पॉपुलेशन बोलकर छोड़ नहीं सकते, साथ में हम लोगों को उसका हैबिटेट क्या है इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी। ओके, अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन करके। एट्रीब्यूट्स उसके पैरामीटर्स बोल सकते हो या उसके कुछ फैक्टर्स बोल सकते हो। देखो देर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स टू द इंडिविजुअल, यहां पे मैं लिख देता हूं एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑफ इंडिविजुअल। अब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ तो हम उसके लिए एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं मतलब कंसिडरेबल डिफरेंस है। देखो वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुड बी, इट कुड बी मेल और फीमेल, दैट मीन्स इट हैज अ डिफिनेट जेंडर। ओके, बट पॉपुलेशन को ना कभी जेंडर नहीं होता, उसको हर वक्त होता है सेक्स रेशो। इट इज, हम लोग कैसे निकालते हैं सेक्स रेशो मालूम है आप लोगों को? कोई बता पाएगा मुझे कमेंट में? हाँ देखो, एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल इट कुड बी आइदर मेल और फीमेल, बट पूरा पॉपुलेशन सिर्फ मेल का और पॉपुलेशन सिर्फ फीमेल का ऐसे नहीं हो सकता। लाइक पॉपुलेशन का जेंडर मेल है, पॉपुलेशन का जेंडर फीमेल है, ऐसे नहीं हो सकता। पॉपुलेशन का सेक्स रेशो होता है, ये कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हमें शॉर्टकट में लिखवा कर दे रहा हूं वहां पे आपको समझने के लिए। ये हम कैसे निकालते हैं? सेक्स रेशियो इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब देखो देयर वाज अ टाइम in India when number of females used to be much less than the number of females used to be much less than the per 1000 males। ऐसे एक टाइम हुआ करता था, बट 2022-23 में हम लोगों को पाया गया है, इट इज वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो कि नंबर ऑफ फीमेल्स आर लिटिल बिट मोर दैट द नंबर ऑफ मेल्स और पर 1000 मेल्स। अब देखो नेचर ट्राइज टू मेंटेन इट एट द 50-50 रेशियो। नेचर ट्राइज टू, ये एग्जैक्टली 50-50% हर वक्त होगा ऐसे जरूरी नहीं, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता, बट देर वेर सर्टन इंसिडेंसेस जहां पे इंडिया में या सर्टन स्टेट्स में नंबर ऑफ फीमेल्स यूज टू बी लेस देन 800 पर 1000 मेल्स। अब इसके रीजंस क्या थे मालूम है आप लोगों को? हाँ, इसके रीजंस क्या थे? लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखा है, फीमेल पिटिसिडिज्म था। हाँ, ये बहुत ही एक लाइक इंपॉर्टेंट रीजन था। भाई इन इंडिया नंबर ऑफ फीमेल्स यूज टू बी मच लेसर देन द नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स का नंबर मेल से कम क्यों हुआ करता था, फीमेल पिटिसिडिज्म चलता था उस समय। आप मुझे अब कमेंट में बताओगे ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पे बहुत सालों से नंबर ऑफ फीमेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मेल्स? बहुत पॉपुलर स्टेट है, हिंट दे देता हूं, दैट इज द वन स्टेट विच हैज द हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया। आप बताओ मुझे, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। तो पहले सेक्स रेशियो का मतलब समझ में आया। अब देखो लाइक एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मे हैव अ बर्थ और इंडिविजुअल मे हैव अ डेथ, बट पॉपुलेशन विल हैव अ बर्थ रेट और डेथ रेट। इसका मतलब समझ लो कि हाउ मेनी न्यू इंडिविजुअल्स आर गेटिंग बर्थ पर इंडिविजुअल इन अ गिवन टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड मतलब हम एक साल में जनरली, इंडिया का सेंसस होता है हर 10 साल में, सेंसस दैट इज लाइक पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं हम। हाँ,
तो पर ऐसे थोड़ी है कि 10 साल में एक ही बार लोगों का बर्थ होगा। तो बर्थ रेट पर ईयर कितना हुआ या पर डेकेड कितना इंक्रीज हुआ, ये हम काउंट करते हैं। ये सिमिलरली डेथ रेट करते हैं, जहां पे पॉपुलेशन में हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर डाइंग और दे आर मीटिंग विद द डेथ per year, per decade, mostly per day is not that appropriate to measure, but per year, per month थोड़ा सा कंसिडरेबल टाइम। अगर हम यही बैक्टीरिया के बारे में करने वाले तो हमें पर डे करना पड़ेगा, हाँ, पर आवर भी करना पड़ेगा शायद, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है, उनका डेथ रेट ह्यूमन से ज्यादा है। बट एज इन द बिगिनिंग ओनली आई सेड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमंस। साथ में आता है एक एज पिरामिड। इंडिविजुअल हैज अ एज बट पॉपुलेशन हैज अ एज पिरामिड। मतलब क्या होता है, एक 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 करके दिखते हैं। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो डेंसिटी, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी वी हैव टू कंसिडर द एरिया इन विच इट इज प्रेजेंट। ओके, जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, तब हम क्या करेंगे कि एरिया को भी कंसिडर करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं। मतलब देखो ना, एक छोटे से रूम में अगर 50 लोग हैं, हाँ, 10 बाय 10 के रूम में 50 लोगों को ठूसना है हम लोगों को। छोटी रूम है 10 बाय 10, मतलब उसमें 50 लोग हैं, तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। और वही एक 10 बाय 10 के रूम में 2 ही लोग हैं, तो उनको कंसिडरेबल जगह मिल जाएगी। बराबर है। या आप इसको ना थोड़ा सा अभी दिवाली खत्म हुई ना, तो शायद आप लोगों में से किसी ने ट्रेन से ट्रेवल किया होगा। तो एक हमारी बोगी होती है या एक ट्रेन का डिब्बा होता है, उसमें हमारे पास 72 सीट्स होती है ऑन एन एवरेज, अब थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। और उसमें देखो शायद 100, 125, 150 लोग होते, भर भर के आते, एग्जैक्टली उतने ही नहीं होते। तो उस डिब्बे की डेंसिटी क्या हुई, उसके एरिया से ज्यादा हो गई। और कभी कभार ऐसे होता है जब सीजन नहीं होता, शायद ही ऐसा कभी होगा इंडिया में कि सीजन में, पर वहां पे पूरे डिब्बे में शायद 50, 60 लोग हैं। एरिया कंसिडर करना जरूरी है हम लोगों को, एरिया का भी कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। या वही आप पकड़ लो कि एक फ्लाइट है, फ्लाइट में ऑन एन एवरेज 150 से 200 के बीच में सीट्स होती है। देखो बहुत बड़ा फ्लाइट है, पर उसमें हम लोग भर भर के नहीं जा सकते ना, उसमें अलाउड नहीं होता। तो वहां पे बहुत एरिया में कम लोग हैं, और वही ट्रेन के डिब्बे में, एक ट्रेन की बोगी में या डिब्बे में बहुत लोग, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा है। तो वहां पे हम लोगों को डेंसिटी के बारे में कंसिडर करना जरूरी है। तो डेंसिटी के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ह्यूमन के लिए हम लोग निकालते हैं विथ पर स्क्वायर किलोमीटर कितने इंडिविजुअल्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट। हाँ, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इंडिया की कौन से स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, कौन से स्टेट का पॉपुलेशन सबसे कम है, और इंडिया के कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। ये सारी चीजें आप लोग मुझे पता करके बताओगे। क्या क्या बताना है, 4 चीजें बताने। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, हाँ, देन मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एंड लीस्ट डेंसिटी और द स्टेट हैविंग लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। ये 4 चीजें आप मुझे कमेंट में बताओगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हाँ, मुझे कमेंट करके बताना ये 4 चीजें। एंड इफ यू फाइंड आउट, यू विल बी सरप्राइज। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, और ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि जिसका पॉपुलेशन कम है उसकी डेंसिटी सबसे कम हो। आपको पता चलेगा, आप फाइंड आउट कर लो। आप लोग गूगल कर सकते हो, मैंने ऐसे नहीं बोला कि कोई तो बुक निकाल कर, 2 मिनट में गूगल में पता चल जाएगा कि कौन से। हाँ, तो ये ह्यूमन के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी अगेन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब देखो ये 2 चीजें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो ये तो एक्सप्लेन कर दिया है, पर ये 2 चीजें, एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, इन 2 चीजों को हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बनते हैं। चलो देखो, एज पिरामिड के बारे में देखते हैं। देखो टेक्निकली वैसे 4 टाइप के पिरामिड है, पर आपको एनसीईआरटी ने 3 टाइप के ही दिए हैं। तो ना हम लोग ये 3 टाइप ऑफ पिरामिड ही देखेंगे। देखो, द यूजुअली एज पिरामिड इज डिवाइडेड इनटू द 3 एज ग्रुप्स। इसको बुलाते ही हम लोग एज पिरामिड, तो इसको 3 एक ग्रुप। द तो पहला ग्रुप है प्री रिप्रोडक्टिव, 0 to 14 ईयर्स। ये 0 to 14,
रिप्रोडक्टिव दैट इज यूजुअली 15 to 50, मतलब 45 to 50 आप कितना भी पकड़ लो, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल जाता है। मतलब आप बहुत जगह पे आपको इसको इंस्टेड ऑफ 50 इसको 45, क्योंकि एक हम यही रिप्रोड्यूसिबल एज मानते हैं 15 to 45, एंड 45 प्लस पोस्ट रिप्रोडक्टिव मानते हैं हम। ये रफ है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट लाइक ऑलमोस्ट सेम है। एक हाथ दूसरा साल ऊपर नीचे कोई बता सकता है, कोई बोलेगा सर वो 44 टू प्लस है, कोई बोलेगा 46 टू प्लस है, उतना तो हम लोगों को अलाउड भी है। हाँ, मतलब 45 प्लस बोला है तो कहीं पे भी तो आपको रेंज मिलेगी 45 to 85 या 46 to 85, पर ये ऐसी कुछ जरूरी नहीं। 45 प्लस पोस्ट, मतलब क्या, देखो प्री रिप्रोडक्टिव कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बराबर है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मोस्टली दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अगर फीमेल है तो कंप्लीटली लूज कर दिया बिकॉज दे हैव रीच्ड द मेनोपॉज, ऐसे मान ले। हाँ, मेल्स है तब भी हम यूजुअली नहीं मानते कि लाइक मेल्स विल रिप्रोड्यूस आफ्टर द एज ऑफ 45। हाँ, ऐसे मोस्टली बोल रहा हूँ, ऐसे में हम रूल नहीं बता रहा, बट वी नो दैट द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 इज द हाईली रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, जहां पे मैक्सिमम लोग ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करने वाले, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। ऐसे नहीं बोलो कि 45 के बाद कोई नहीं करेगा। फीमेल से एंड इफ दे हैव रीच द मेनोपॉज देन दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मेल से शायद, बट इट इज नॉट ऑलवेज। हाँ, तो ऐसे ये तीन एज ग्रुप में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। अब देखो देर आर सर्टन कंट्रीज और देर आर सर्टन पॉपुलेशन दैट शो द एक्सपांडिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड। जैसे ऐसे इसको हम निकालेंगे ना, तो इसको ट्रायंगुलर या बहुत बार ना पिरामिडल भी बुलाते हैं। ट्रायंगुलर या पिरामिडल भी बुलाते हैं। एक्सपांडिंग मतलब जिसका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज वेरी रैपिड, इसको हम बुलाते हैं एक्सपांडिंग टाइप ऑफ, और ये पिरामिडल शेप दिखाता है इसका। हाँ, एंड कंट्रीज लाइक, डू यू नो विच कंट्रीज यूजुअली शो द एक्सपांडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन? हाँ, करेंटली हमारी इंडिया भी है इसमें, और मैं एक हाथ दूसरी बता दूं, केनिया है, हाँ, या नाइजेरिया है। ये कंट्रीज है ना, दे आर करंटली शोइंग द एक्सपांडिंग टाइप ऑफ ग्रोथ पिरामिड, लाइक रैपिड ग्रोथ है वहां पे। एंड रैपिड ग्रोथ कब होती है? जब ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मच मोर देन द रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, देखो ना, ये आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ करके क्या लिखा है, मेल टू फीमेल लाइन इक्वल नंबर में लिखा है। देखो ये हमने कंसिडर किया कि वो इक्वल ही होगी, 1:1 रेशो में नियरली होगी, ऐसे कंसिडर किया एज पिरामिड बनाते हैं। Now, when there will be the expanding type of population, then the pre-reproductive individuals are much more. आप बोलोगे सर रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होने चाहिए, पर जैसे एज बताया तो रिप्रोडक्टिव वाले वापस पोस्ट रिप्रोडक्टिव में शिफ्ट हो जाते हैं, तो देयर हैज टू बी द प्री रिप्रोडक्टिव मोर, तो एक्चुअल रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ेगा आगे जाकर। फ्यूचर की देख रहे हैं, आज दिन की नहीं देख रहे हैं हम लोग फ्यूचर में भी देखेंगे। दैट्स व्हाई इट इज एक्सपांडिंग, एक्सपांडेड नहीं बोला है, ग्रोन नहीं बोला है, रैपिडली ग्रोइंग बोला है। हाँ, तो ये एक्सपांडिंग है, ये हो रहा है, इसका पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो ये पार्ट ट्रिकी है, अगर आपने एक बार समझ नहीं लिया तो ये एज पिरामिड पे बेसिस पे आने वाले क्वेश्चंस आपको फंसाएंगे, इसलिए आपको ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड टाइप दिखता है हम लोगों को, दैट इज स्टेबल, जिसको हम बहुत बार बुलाते हैं जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ, इसी स्टेबल को आप देखो, इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, ये दो इंडिविजुअल्स है ना, दिख रहे हैं आप लोगों को, इनका नंबर नियरली सेम है, इनका नंबर जो है वो नियरली सेम है। तो देखो ना, जितने इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव टू दो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जा रहे, उतने इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव टू रिप्रोडक्टिव जा रहे, तो इट इज अ स्टेबल। इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? स्टेबल, या बहुत बार इसको बुलाते हैं लाइक दैट इज नॉट वेरी वेल ग्रोइंग और द जीरो ग्रोथ। देखो अगर हम इसको निकालेंगे ना, तो ये ऐसे लिखेगा, इसको बुलाते हैं बेल शेप या अम्ब्रेला शेप।
बेल शेप या अम्ब्रेला शेप, एंड दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज शोन बाय द टू, लाइक एक दो कंट्री एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। डेनमार्क है एक, एंड आई गेस वन मोर इज इटली। यस, इटली भी है। हाँ, ऐसे एक दो कंट्रीज है विच आर शोइंग द स्टेबल, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर नियरली सेम, तो वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही है। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट कंट्रीज वरीड अबाउट, अगर ये हो जाए तो बहुत कंट्रीज को उनका थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा मिलती है, दैट इज नथिंग बट द डिक्लाइनिंग। देखो, ये डिक्लाइनिंग है। हाँ, डिक्लाइन, इसको बुलाते हैं हम लोग अर्न शेप, URN, अर्न, और बल्ब शेप, URN, ये बहुत बार वर्ड आता है, अर्न शेप। हाँ, अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से बहुत ही कम है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से बहुत ही कम है, तो फ्यूचर में क्या होगा, इनके पास ग्रो करने के लिए स्कोप ही नहीं होगा। इसका लाइक बेस्ट एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी जो कंट्री है ना, इसमें दिखता है कि दिस टाइप ऑफ डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ ग्रोथ कर है। अब देखो, आप बोलोगे अच्छा है ना सर, पॉपुलेशन कम रहेगा, तो पॉपुलेशन कम रहेगा तो कंट्री के लिए बहुत अच्छा, तो बोलोगे सर पॉपुलेशन अच्छा, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं, बट इट हैज टू बी द समवेयर एक्सपांडिंग, क्योंकि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी वरीड। बट पॉपुलेशन के, क्योंकि पॉपुलेशन होगा तभी जाकर वो कंट्री ग्रो कर पाएगी, उसकी ऑल मीन्स से उसकी ग्रोथ हो पाएगी। अदरवाइज जिसके पास पॉपुलेशन ही नहीं है, उस कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी ओवरऑल। तो ये जर्मनी दिखाती है। एक डेनमार्क भी, नहीं डेनमार्क नहीं, जर्मनी के साथ साथ ऐसी कुछ एक दो कंट्रीज है, फॉरगॉट द नेम ऑफ अदर कंट्री, हंगेरी है शायद, और एक ऐसे एक दो कंट्रीज है दैट शोज द डिक्लाइनिंग। ये आपको एनसीईआरटी में कंट्रीज के नाम नहीं है, बट मैंने जस्ट जाते जाते आपको को रिलेट करने के लिए अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए मैंने ये बता दी। बात यहाँ तक समझ आ चुकी है आप लोगों को। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट याद का। हाँ, आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी देखो, डेंसिटी अभी हम लोगों ने बोला था, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। ह्यूमन के लिए मेजर करना काफी इजी भी है, और लाइक एक्सेप्टेबल भी है कि ह्यूमन के लिए हम लोगों को डेंसिटी समझना है, ह्यूमन के लिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी पता हो, ये भी जरूरी है ना। देखो ना, आप अभी आप शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि 2021 में हुआ नहीं कोविड की वजह से, बट यूजुअली हर 10 साल बाद हमारे पास ना सेंसस होते हैं। अब होंगे शायद 27-28 में, ऐसे बोल रहे हैं, लाइक वी डू नॉट नो, बट द सेंसेस आर एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 2-3 years, और डायरेक्टली 31 को होंगे, पर एक साल, एक बीच के डिकेड के मिस हो जाएंगे तो फिर। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली आपके अगर मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट सर्वेंट है या स्कूल टीचर्स है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि उनको जाकर ना घर घर में जाकर लाइक डेटा कलेक्ट करना होता है। हाँ, वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, उसके बेसिस पे लाइक हम लोग निकाले कि हाँ आज इंडिया में इतने लोग हैं, इतने एज ग्रुप के इतने हैं, इस एज ग्रुप के उतने हैं, ऐसे करके हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। देन द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कैसे, अगर सपोज सपोज मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लाइक किसी कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का हम लोग बता रहे हैं कि उनका प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत कम है, और रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव है मतलब क्या, कि जहाँ पे लाइक बूढ़े लोग ज्यादा है, तो उनके हेल्प के लिए लाइक दे माइट हैव स्टॉप्ड अर्निंग, तो उनको जिंदा रहने के लिए, उनके लाइफ लाइफ मीन्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को पेंशन देनी पड़ेगी या ऐसे, तो ऐसा लाइक उस पर मेजर लेना पड़ेगा। अगर वो ना करे तो मतलब दैट पॉपुलेशन कैन नॉट सर्वाइव। और जैसे इंडिया जैसे या एक्सपांडिंग है, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे वैक्सीनेशन है, स्कूल है, एजुकेशन है, वहां पे एम्फेसिस ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, तो ये हम लोगों को करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। तो हम जब पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करते हैं, तो हम एग्जैक्टली नंबर ऑफ ह्यूमंस के लिए एग्जैक्ट नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो नंबर्स इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत इजीली पता चलता है, बट एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक हम बोल सकते हैं कि पॉसिबल
to count the number, or sometimes indirect measures are also important. Sometimes परसेंट कवर और बायोमास, इसका जो एग्जांपल आप लोगों को एनसीईआरटी में मेंशन किया है, दैट इज सिंगल बनियान ट्री एंड 200 कैरेट ग्रास. हमने कैरेट ग्रास देखी है, कैरेट ग्रास 200 कैरेट ग्रास और एक बड़ा सा बनियान ट्री. अब आप इसमें ऐसे थोड़ी बोलोगे कि लाइक कैरेट ग्रास की पॉपुलेशन ज्यादा है तो कैरेट ग्रास का बायोमास भी ज्यादा है. एक कैरेट ग्रास होगा शायद 1-1.5 किलो का, और एक बनियान ट्री शायद 10-12 टन का भी हो सकता है. इतना बड़ा भी हो सकता है ना, बहुत लाइक वेट हो सकता है. तो हम उस केस में परसेंट कवर और बायोमास को भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी में इनकॉर्पोरेट करते हैं. समटाइम रिलेटिव डेंसिटी भी जरूरी है. हाँ, रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों को समझना इसलिए जरूरी है कि कभी कभार हम लोगों को ये पता चलता है इस रिलेटिव डेंसिटी के डेटा से कि कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स, ये लाइक ह्यूमंस के लिए नहीं है एग्जैक्टली रिलेटिव. फिश लाइक कॉट हम ऐसे बोलते हैं कि कौन, लाइक हम ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि इस ओशन में इतने इस टाइप के इतने फिश है. तो जो फिश कैचर्स होते हैं तो वो पर ट्रैप कौन से टाइप के कितने फिशेस आए, तो जितने ज्यादा कैच हुए उनकी रिलेटिव डेंसिटी दूसरे से ज्यादा है. एंड द वन इज टाइगर सेंसस. हम टाइगर सेंसस कभी डायरेक्टली कर नहीं सकते. आप ऐसे टाइगर को बोलोगे हाँ भाई तेरा तेरा काउंटिंग करना है, आजा लाइन में खड़े रह जा, या बायोमेट्रिक पे अपना पग मार्क उठा के जा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम लोग टाइगर के लिए. टाइगर सेंसस यूजुअली डन द इनडायरेक्ट वे. हाँ, वहां पे पग मार्क्स होते हैं, जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स यूनिक होती है ना, वैसे टाइगर के पग मार्क्स भी यूनिक होते हैं, या उसके फिकल पैलेट भी यूनिक होते. तो वी मेजर और वी अंडरस्टैंड द पग मार्क्स एंड द फिकल पैलेट, उसके हिसाब से हम लोग ना बोलते हैं कि लाइक यहाँ पे टाइगर कितने हैं. अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक 2-3 महीने पहले की बात है कि इंडिया में टाइगर्स का नंबर सब्सटेंशियली बढ़ा है पिछले 8-10 साल से, 10-12 साल से. हम लोगों ने लाइक वी हैव स्टार्टेड सेव द टाइगर प्रोजेक्ट इन 1984. उसका हम लोगों को इम्पैक्ट अभी दिखने लगा है. इंडिया में काफी 3,000 से ज्यादा टाइगर्स दिखाई देने लगे. हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जंगल में जाकर टाइगर्स का हम अटेंडेंस लेते रहेंगे. उनके पगमार्क से फिकल पैलेट से हम लोगों को यूजुअली पता चल जाता है. इसलिए देखो उनके हंटिंग पे कंप्लीटली बैन है. हाँ, टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल ना, बराबर है ना. ओके, तो ये देखो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, देखो एक ही स्लाइड पे इतना सारा इंपॉर्टेंट है. दिखने में आपको ये फ्लैश कार्ड दिख रहा है छोटा सा, और उसके साथ साथ इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है उस एक ही पेज पे. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है यहाँ पे. हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये दो OP1 एंड OP2 दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का फर्स्ट वीडियो एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का ये सेकेंड वीडियो. ये 2 पार्ट शायद 2.5 से 3 घंटे के होंगे, उससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे. बट ये 2-2.5 घंटे में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1-2 बार एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लो तो आपको कोई हार्म नहीं होगा. हाँ, क्योंकि कभी कभार एक आध दूसरा आपको वर्ड पे खेलने वाला क्वेश्चन, पर मैंने वो भी कंसीडर करके रखा है. हाँ, मैं आपको सिखाते वक्त मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये सब कुछ बताया है, इसमें भी मैं बताता ही रहूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दिस मच इज वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ. अगर ये एक बार आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाता है तो आपको पॉपुलेशन पे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी. हाँ, नहीं आया तो हम 15-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा पीछे जाकर वापस देख लेना. आपको अगर कहीं पे डाउट है, देखो इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखी है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे अलग करके लिखा है. मैंने इसको कैसे हम काउंट करते हैं, ये देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है मैंने कुछ कंट्रीज के लिए. हाँ, थोड़ा सा देख लेना बच्चों प्लीज. हम लोगों को जैसे 2025 का पेपर आया था उसके बाद हम लोगों ने लाइक ये हम लोगों को सीखना जरूरत है, आप लोगों को ये रियलाइज करना जरूरत है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड एक्स्ट्रा थिंग्स, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल रहा हूं मैं, बट एनसीईआरटी से रिलेटेड रिलेटिव क्वेश्चंस पे आपको टैकल करना पड़ेगा. इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Now, when we are talking about the population density, basically, we have to understand one very important thing, that is
कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग मेजर कैसे करेंगे और वो चेंज कैसे, हाँ ये लाइक इस पे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं, क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है मैं? लाइक इस पॉपुलेशन डेंसिटी पे कहीं पे भी किसी भी पॉपुलेशन जो ह्यूमन से लेके आप बैक्टीरिया तक की चले, मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? ह्यूमन से लेके आप बैक्टीरिया के पॉपुलेशन तक चले जाओ, उसकी डेंसिटी में कौन कौन से फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, population density is influenced by the like normal condition or these are the most important factors, most important। इस पे एक क्वेश्चन आता है, which of the following is are most important factors affecting the population density? If the question is about most important, you are supposed to worry or you are supposed to choose the option that tells you about the birth rate and death rate only, not any other। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड स्पेशल कंडीशंस जहां पे ये इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम ये चार टर्म्स पहले देख लेते हैं कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली या जिसके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज होने वाली। फर्स्ट वन इज नैटेलिटी, दैट इज बर्थ रेट। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये प्लस का साइन है, दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज प्लस साइन, प्लस साइन मतलब नैटेलिटी बढ़ेगी, बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, दैट इज उसको हम एन कैपिटल एनसीडी नोट। दूसरा है मॉर्टेलिटी, ये देखो ये मॉर्टेलिटी, इसको हम बुलाते हैं डेथ रेट। और इसके साथ देखो जो एसोसिएटेड साइन है दैट इज निगेटिव, इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। अब देखो साथ में दो और फैक्टर्स है, वन इज इमिग्रेशन, आई दैट इज कमिंग इन, हाँ इमिग्रेशन कमिंग इन, इसके स्पेलिंग आई से स्टार्ट होता है इन, एंड एमिग्रेशन एग्जिट दैट इज लिविंग, इसका स्पेलिंग देखो ई से स्टार्ट होता है। इमिग्रेशन का आई से स्टार्ट होता है दैट इज कमिंग इन, एमिग्रेशन दैट इज ई से स्टार्ट होता है स्पेलिंग दैट इज लिविंग और एग्जिस्ट, एग्जिट कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। बट एक बात समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर लाइक बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये स्पेशल कंडीशन है। देखो जैसे आप एक मिनट के लिए मान लो कि बहुत सारे इंडियंस उठकर अमेरिका में जाकर सेटल हुए, परमानेंटली अगर सेटल हो, तो क्या होगा? अमेरिका के लिए इंडियंस विल बी इमिग्रेंट बिकॉज दे आर कमिंग इन, और उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, जो उस वक्त है उससे थोड़ा बढ़ जाएगा। और एट द सेम टाइम दोज ऑल इंडिविजुअल्स आर एमिग्रेंट्स फॉर द इंडिया, दोज आर एमिग्रेंट, दे आर लिविंग और दे आर एग्जिस्ट फ्रॉम द कंट्री, दैट्स व्हाई दे आर एमिग्रेंट। तो इंडिया का उस वक्त के लिए पॉपुलेशन थोड़ा कम होता है। तो ये कंडीशनल होते हैं। natality and mortality are the like most important parameters or those are the most important factors that influence our population density। बात समझ में आ गई सब लोगों को? देखो इसका एक फॉर्मूला दिया है, एन टी प्लस वन, लाइक लेटेस्ट पॉपुलेशन मान लो, और जिस टाइम का हम लेटेस्ट पॉपुलेशन बुलाते हैं इसको, जो फाइंड आउट करें दिस इज पॉपुलेशन और द प्रीवियस पॉपुलेशन, प्रीवियस दिस इज बी इज बर्थ, आई इज इमिग्रेशन, इन दोनों के एडिशन कर लो तो प्रीवियस में ऐड हो जाएंगी, दैट इज निगेटिव और द माइनस डेथ एंड दैट इज निगेटिव इमिग्रेशन। ये सब लोग मिलाकर हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं जब भी कोई किसी कंट्री का हम पॉपुलेशन निकालते। मैं एरोस रब कर देता हूँ, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे आपको, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए रखे थे। हाँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा हाउ डू वी आइडेंटिफाई द करंट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी, एन टी प्लस वन इज द लेटेस्ट पॉपुलेशन, और जो आंसर आने वाला है द एन टी इज इक्वल टू प्रीवियस पॉपुलेशन। देखो कभी भी किसी का मतलब स्पेसिफिकली ह्यूमन के लिए पॉपुलेशन जीरो से तो स्टार्ट होगा ही नहीं ना,
बेसिकली हम ह्यूमंस के लिए नेचुरली हम पॉपुलेशन जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जीरो है तो काउंट कौन करेगा? हाँ, अब ऐसे बोलना नहीं सर हम 4 बिलियन साल पहले तो जीरो थे, इतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आप लोग, हाँ, पर हम कभी भी जब पॉपुलेशन काउंट करेंगे तो पहले कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगा। हाँ, अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे तो आपको अगर पता चलेगा इफ बी प्लस आई इज ग्रेटर देन बी प्लस ई, तो क्या होगा? पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज। एंड इफ बी प्लस आई is less than B plus E, तो population is decreasing। हाँ, ये छोटा सा हिंट है आपके लिए, मैंने बोला ना आपको इनिशियली, मैं इस पार्ट के लिए आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी देने वाला हूँ। ये छोटी सी हिंट है, आप लोगों को अल्टीमेटली पता चलेगा उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है इससे बी प्लस आई एंड डी प्लस ई के रिलेशन से। चाहे तो आप ये कहीं पे तो नोट डाउन करके रखो, आपको हेल्प हो जाएगी। चलो, आप देखते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर बट ऑब्वियसली इट इज लाइक इट कैन नॉट बी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्टेबल नहीं है, इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इस पे डिपेंड करेगा। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन द फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। ये 3 फैक्टर्स है, दोज आर ऑलवेज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो ये कैसे चेंज होगा? अगर एबंडेंट फूड है, प्रिडेशन प्रेशर कम है एंड फेवरेबल वेदर है, पॉपुलेशन विल इंक्रीज। मैंने क्या बोला? एबंडेंट फूड है, लो प्रिडेशन प्रेशर है, मतलब खाने वाले लोग, प्रिडेटर्स कम है, एंड वेदर कंडीशंस बहुत आराम से। मैंने प्रिडेटर्स नहीं है ऐसे नहीं बोला है, प्रिडेटर्स कम है, उनका प्रेशर कम है, या प्रिडेटर्स के लिए एबंडेंट फूड है अल्टीमेटली एट बेटर वेदर कंडीशन, दोज आर नॉट एक्सट्रीम एट ऑल, बट ऑब्वियसली द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। वही आप एग्जैक्टली अपोजिट कर लो, फूड स्केर्सली अवेलेबल है और लैक ऑफ फूड है, प्रिडेशन प्रेशर ज्यादा है, कंडीशंस एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो क्या होगा? बट ऑब्वियसली पॉपुलेशन विल नॉट फ्लरिश इन दैट हैबिटेट, इट वोंट फ्लरिश। ओके, so depending on this we have like formulated two growth models, one is exponential growth and another one is the, that we will see, पहले ही नहीं बता देता मैं आपको। For unlimited resources, when the we are talking about the exponential growth, we are talking about the unlimited resources। unlimited resources मतलब क्या है कि food and space are like unlimitedly available, बहुत ज्यादा है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही है। अगर ऐसा हुआ तो पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, दैट इज इन द ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन, और इट विल शो यू द जे शेप्ड कर्व, and it will increase by the rate of dn by dt is equal to rn, and its का r is equal to intrinsic rate of natural increase। इसका ही अगर हम इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे, ये क्वेश्चन आता है आपको, which is the integral equation of like एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी मिल जाएगा आपको, विच इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो उसका है एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू आर टी, जहां पे एन टी इज नथिंग बट द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एन जीरो इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट जीरो। इसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पे एन टी प्रीवियस है, यहाँ पे एन टी फाइनल है, और इन्होंने प्रीवियस के लिए एन जीरो कंसिडर किया है, where r is equal to intrinsic rate of natural increase and the e is nothing but the base of natural logarithm, that is 2.718। ये तो फिक्स वैल्यू है। हाँ, इसको तो हम फिक्स वैल्यू करके ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जहाँ पे ये हम लोगों को आई बात समझ में यहाँ पर। ये एक्सपोनेंशियल के लिए कंडीशन क्या है? एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल इन एक्सट्रीम एबंडेंस अनलिमिटेडली, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ,
सेकेंड आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जैसे मैंने अभी बोला था आप लोगों को, उसी के इक्वेशन को हम बुलाते हैं परलूस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये ना आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एक पैराग्राफ के बीच में ये नाम देकर रखा है, बहुत बार आप लोगों के दिमाग से स्किप हो जाता है पढ़ते पढ़ते, बहुत बार ऐसे होता है, मुझे मालूम है। ये आप लोगों से होता है, ये उसका नाम इसलिए मैंने ये फ्लैश कार्ड में डाल के रखा है, परलूस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बुलाते हैं इसको। क्या बुलाते हैं? परलूस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इसका इक्वेशन। देखो, ये बहुत मतलब बहुत ही रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। रियलिस्टिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसीडर किया है, नो रिसोर्सेस आर अनलिमिटेडली अवेलेबल फॉर एनी स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज के लिए सारे रिसोर्सेस अनलिमिटेडली अवेलेबल नहीं होते। कैसे होंगे ना? देखो, अगर आप हम लाइक ह्यूमन बड़े एनिमल्स छोड़ दो टाइम नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा वेसल है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम है, एंड उसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे हमारा पूरा का पूरा लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किसका चल रहा है? पूरे के पूरे बैक्टीरियल ग्रोथ का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमारे पास एबंडंट न्यूट्रिएंट्स है। अब जैसे आपने उस लाइक बड़े से वेसल में आपने बैक्टीरिया इनिशियली सपोज एक ही बैक्टीरिया डाला, टेक्निकली इम्पॉसिबल है आपको एक बैक्टीरिया उठाकर डालना, बट हम मान लेते हैं कि टाइमिंग के लिए हमने एक ही बैक्टीरिया डाला। अब देखो, उसके हिसाब से तो उसके पास एबंडेंट अनलिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं डाला है, हमने अकेला है। हाँ, उसके फूड है, लाइक फूड एबंडेंटली अवेलेबल है। मतलब एक फर्मेंटर होता है ना 100 to 1000 लीटर वाला, उतना कंसिडर कर लो टाइम। बैक्टीरिया के हिसाब से तो बहुत एबंडेंट हो गया है ना। अब होगा क्या? वहां पे उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी एक्सपोनेंशियली, क्योंकि सब कुछ अनलिमिटेड अवेलेबल है उसके पास। इट हैज एवरीथिंग इन एक्सट्रीम एबंडेंस। फूड है, जगह है, बहुत है, बढ़ रहा है। जैसे ही वो ग्रो कर रहा है, 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 आप लोगों को रियलाइज होगा, मतलब वो एक का दो, दो का चार, चार का छह, छह का आठ, ऐसे ग्रो करता जाएगा। हाँ, और जैसे ही उसकी ग्रोथ होती रहेगी, इट विल रीच, अरे भाई ग्रोइंग, इट विल कीप ऑन कंज्यूमिंग द लाइक न्यूट्रिएंट मीडिया। ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया कंज्यूम होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? न्यूट्रिएंट मीडियम कम होता जाएगा। बराबर है? जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम कम होता जाएगा, क्या होगा? लाइक बैक्टीरिया, एक देयर विल बी द टाइम व्हेन द बैक्टीरियाज would not be able to cope up, or it won't be able to grow इन दिस मीडियम। उस मीडियम पे वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, और वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक रादर देन द एक्सपोनेंशियल। देखो, इट हैज फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके पास हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जहां पे हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात जब कर रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं like limited, like it is not unlimited, and it reaches to the carrying capacity. Carrying capacity, that is the maximum number of individuals supported by that particular like system. अब वहां पे कितने हम इंडिविजुअल को डिनोट करते हैं हम लोग के, एंड दिस शोज यू द फोर फेजेस: लैग फेज, एक्सिलरेशन फेज, डिसलरेशन फेज एंड असिम्प्टोट। लैग फेज जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म गिवन सेट ऑफ कंडीशन के साथ कोप अप कर रहे हैं। एक्सिलरेशन, इट इज द लाइक हम लोग जिसको बुलाते हैं लॉग फेज भी बुलाते हैं, और ग्रोथ ऑफ फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। डिसलरेशन फेज मतलब जहाँ पे उसकी ग्रोथ अब कम हो गई, या जहाँ पे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। एंड असिम्प्टोट इज नथिंग बट व्हेन इट रीचेस टू द कैरिंग कैपेसिटी, ए को रीच करता है, कैरिंग कैपेसिटी को रीच करता है, उसको हम बुलाते हैं लाइक असिम्प्टोट। तो देखो, तो ये जो है ब्लू कलर का इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एंड दिस इज नथिंग बट द, एक सेकंड में शायद ये है, बीच में लाइट चली होती है तो शायद ये है, दिस इज
लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ऐसे लिखते हैं। हाँ, दिस रीचेस टू द कैरिंग कैपेसिटी, दिस कैन नॉट रीच टू द कैरिंग कैपेसिटी। पर देखो अब मैं एक ना एक चीज बता देता हूँ जो बहुत बार आप लोगों को पूछी जाती है और कहीं पे मेंशन नहीं है। इफ द फेवरेबल कंडीशंस आर रिमूव्ड और जो रिसोर्सेज खत्म हो गए तो इस ग्रोथ कर्व का फॉल भी हम जे शेप मानते हैं। उल्टा जे है पर जे शेप ही है, ऐसे ही वो सडनली फॉल हो जाएगी, उसमें धीरे धीरे कुछ नहीं होगा। जब तक मिल रहा है तब तक वो एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर रहे हैं, पर जैसे ही उसके एबंड मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा ना कि उस बड़े से वेसल में से फूड खत्म हो गया तो मरने वाला पॉपुलेशन भी बहुत रैपिडली डाई करने लगेगा, वो इट विल डाई इमीडिएटली। तो ऐसे ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ऐसे उल्टा जे शेप ही दिखाई देगा ये। तो आगे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्टन पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे आपको ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो मैंने आपको लाइक ओवर द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स मैंने वो सारे एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो मैंने कंप्लीटली और डिटेल में एक्सप्लेन करवा कर दिया आप लोगों के लिए। आप उतने ही लर्न करके जाओ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब जहाँ पे दो डिफरेंट पॉपुलेशन व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट, लाइक देखो नो पॉपुलेशन इन द लाइक नेचर कैन लिव इंडिपेंडेंटली। आप बोलोगे सर प्लांट्स है ना, उनको किसकी जरूरत है, वो तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है, उनको किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप नहीं, ऐसे नहीं है। प्लांट्स को भी डीकम्पोजर्स की जरूरत है, दो आर आइदर फंजाई और बैक्टीरिया है। डीकम्पोजर्स आर फंजाई और बैक्टीरिया। इनकी जरूरत क्यों है, क्योंकि जो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको डीकम्पोज करके लाइक प्लांट का फूड या उसको एक हम फर्टिलाइजर बनाते हैं बोलते हैं या ह्यूमस बनाकर वो प्लांट को रिटर्न करेंगे, उनके बिना प्लांट नहीं रह पाएंगे। ये तो वही बहुत लाइक माइन्यूट, और प्लांट को पोलिनेशन के लिए भी बाकी लाइक एनिमल्स की जरूरत होती है, जो आप लोगों ने सीखा भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो लाइक इवन दो ऑटोट्रॉफ्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, like rather I would say everyone is interdependent rather than anyone is independent. Okay? तो इंटरेक्शन होगी पॉजिटिव और निगेटिव। जब देखो जब दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरेक्शन से शायद दोनों को फायदा होगा, या किसी एक को फायदा होगा किसी एक को नुकसान होगा, या किसी एक को फायदा होगा और किसी को कुछ नहीं होगा। सो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम मानते हैं और देर आर निगेटिव इंटरेक्शन। Predation, parasitism, commensalism share a common characteristic, that is interacting species live closely together। देखो जो दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रहती भी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसालिज्म, इसमें ये दिखाई देता है हम लोगों को। इस पे एक क्वेश्चन आता है इसलिए लिख कर दिया है मैंने आप लोगों को। अब देखो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में भी सिमिलर ही है, स्पीशीज ए स्पीशीज बी ए, लाइक पॉजिटिव साइन shows you whether the it is beneficial interaction, beneficial for what, negative sign shows you the हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन बेनिफिशियल। बराबर है। हाँ साइन अगर पॉजिटिव है तो, साइन अगर निगेटिव है तो इट इज वहां पे वर्ड है डेट्रीमेंटल, दैट इज यूजुअली इट इज लीगल। लीगल मतलब जानलेवा। हाँ अगर जीरो है तो इट इज न्यूट्रल, अगर ये जीरो है तो ये न्यूट्रल है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, ना इससे फायदा है ना उसको नुकसान, इसको हम बुलाते हैं न्यूट्रल। तो उसको हमने ऐसे इसको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, व्हेन म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सीन, both the species are getting benefited, यहाँ पे दोनों के दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ उनका बेनिफिट होता है तो उसको हम बुलाते हैं म्यूचुअलिज्म। when the competition is there, the both the species ultimately get harmed। हाँ
when the predation is there, one species is benefited, another species is harmed, or it is detrimental for the other species. In case of parasitism also, it is beneficial for the one species and harmful for the other species. When commensalism, this is very interesting. One species get benefited, but the another species is neither benefited nor harmed. ये एक याद रखो. When we are talking about the commensalism, one species is getting benefited, but the other species is neither getting benefited nor getting harmed. तो उसके लिए न्यूट्रल रहती है. हाँ. एंड थर्ड वन इज अमेंसलिज्म की हम जब बात करते हैं तो एक स्पीशीज को हार्म होता है तो दूसरे स्पीशीज को नाइदर प्रॉफिट नॉर हार्म, नॉर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म. अब इसका ना एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में है नहीं, मैं आगे जाकर बता दूंगा. हाँ, इसका एग्जाम्पल अमेंसलिज्म सिर्फ टाइप ऑफ इंटरेक्शन करके दिया है आप लोगों को, और इसका एग्जाम्पल शायद नहीं आपको दिया ही नहीं एनसीईआरटी में. तो इसके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे. आई बात समझ में सब लोगों को? चलो लेट्स मूव है. देखो अब मैंने बोला था ना कि मैंने आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ये सब कुछ दिया हुआ. हाँ, तो मैंने कैसे बनाया, देखो टाइप ऑफ इंटरेक्शन लिए मैंने कोई भी एक, उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, और उसमें आने वाले जितने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखवा कर दिए. मतलब देख लो इसके बाद शायद 6 या 7 स्लाइड थे तो आपको एनसीईआरटी के 6 या 7 पेजेस भर भर के लिख कर दिए ना, वो आपको 6 या 7 हर स्लाइड पे आप पकड़ लो 5 से 6 बुलेट पॉइंट, सब तो है ही नहीं. हाँ, ये 6 से 7 स्लाइड में मैक्सिमम 6 to 7 बुलेट पॉइंट्स है. उस बुलेट पॉइंट के साथ आप लोगों का ये काम कंप्लीट हो जाएगा. आपको वापस इसको देखने की जरूरत ही नहीं है. हाँ चलो, तो प्रीडेटर और द प्रीडेशन इस टाइप की जो हम इंटरेक्शन, तो बहुत बार होता कैसे, हम हर्बीवोर्स को प्रीडेटर कंसीडर नहीं करते, बट हर्बीवोर्स आर आल्सो प्रीडेटर्स, दोज आर आल्सो काइंड ऑफ प्रीडेटर्स भी है. हाँ, ये भूलना नहीं, हर्बीवोर्स भी प्रीडेशन दिखाते हैं, दैट इज 1+1 - उसका एक एग्जांपल दिया स्पैरो ईटिंग सीड, ये हमें एनसीईआरटी में दिया है. अब यहाँ पे जितना स्लाइड पे जो कंटेंट दिखेगा वो मैक्सिमम कंटेंट, और रादर एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी. जस्ट मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, तो हम लोगों ने लाइक बुलेट पॉइंट में मैंने कन्वर्ट किया. स्पैरो ईटिंग सीड्स, जब स्पैरो या कोई भी बर्ड सीड्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, हमने उनके लिए कैटेगरीज बनाई है. लीव्स खा रहा है तो हमने लीव्स खा रहा है तो उसको फोलियोर बोला. सीड्स खा रहा है तो हमने उसको लाइक फ्रूट्स खा रहा है तो उसको फ्रूगीवोर बोला. हाँ, या डायरेक्टली प्लांट पार्ट्स खा रहा है तो हमने उसको हर्बीवोर बुलाया. तो दोज ऑल आर नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ प्रेडेशन. आपको प्रेडेशन बोला तो सबसे पहले क्या याद आया, टाइगर एंड डियर. ये कार्निवोरस टाइप ऑफ प्रेडेशन है, दैट इज करेक्ट. जहां पे टाइगर इज अ प्रेडेटर, डियर इज अ प्रे, बराबर है, ये है ही. बट साथ में आप लोगों को ये याद रखो स्पैरो ईटिंग सीड, हाँ, या लाइक सम बर्ड ईटिंग फ्रूट, या सम एनिमल ईटिंग लीव्स, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रेडेशन. इसमें ना एक इंटरेस्ट एग्जांपल दिया है, प्रेडेटर, व्हाई प्रेडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो इसमें एक एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस. हाँ, इन ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया, बाहर से लाकर इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज नॉट अ नेटिव टू द ऑस्ट्रेलिया. इसकी वजह से क्या हुआ, देखो उसके ऊपर कोई प्रीडेटर था नहीं, तो उसके ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था. तो हुआ कैसे, उस कैक्टस ने लाइक थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स में फैलना शुरू कर दिया, तो उसका हैवॉक हो गया. लाइक वहां पे वर्ड है, हाँ, लाइक इट कॉज द हैवॉक बाय स्प्रेडिंग टुवर्ड द हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ एरिया, रेंजलैंड ऐसे करके वर्ड है. हाँ, तो हुआ तो कैक्टस बढ़ता ही गया. अब उसको हम कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे, तो कंट्रोल में लाने के लिए उन साइंटिस्ट ने पढ़ा और थोड़ा सा पढ़ाई की, तो उन्होंने देखा कि ओरिजिनली जहां से लाया था वहां पे एक मॉथ आता है, उस मॉथ के वजह से कैक्टस पे की स्प्रेड पे हम कंट्रोल ला सकते. सो दिस मॉथ वाज अ प्रेडेटर ऑफ अ कैक्टस. तो इस कैक्टस फीडिंग मॉथ को लाकर वापस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया, तब जाकर उसके स्प्रेड पे कंट्रोल आया. आप बोलोगे सर तो मॉथ पे कंट्रोल लाने के लिए क्या किया, अब ये हम लोगों को एनसीईआरटी में दिया और वो हमारी जरूरत भी नहीं. या मॉथ ने इतना हैवॉक क्रिएट किया या नहीं किया ये भी हम लोगों को पता नहीं, बट
predators are usually important to keep the check on the spread of certain things. हाँ, अगर वो नहीं है, जैसे मैं एक सिंपल जाते जाते बताता हूँ, अगर किसी जंगल में रैबिट्स को छोड़ दो और वहां पे कोई कार्निवोर नहीं है, तो विद इन नो टाइम दैट रैबिट्स विल रिप्रोड्यूस टू देयर मैक्सिमम नंबर, एंड वहां पे भर भर के रैबिट्स बन जाएंगे। भर भर के मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इतने, क्योंकि आपको याद होगा रैबिट की रिप्रोडक्टिव साइकिल भी तो छोटी है, तो इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे कि भाई बस। तो उनके ऊपर चेक करने के लिए प्रेडेटर की जरूरत होती है, सिर्फ रैबिट के लिए नहीं, सब पे जरूरत होती है। तो ये प्रिकली पियर कैक्टस, ये ईयर याद रखना 1920 इंपॉर्टेंट ईयर है आपके। हाँ, तो दिस वाज अबाउट द प्रिकली पियर कैक्टस। अपार्ट फ्रॉम देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स इन एग्रीकल्चर, दैट इज पेस्ट कंट्रोल, आर बेस्ड ऑन द प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होती है ना, जहाँ पे आपको माइक्रोब्स में एक एग्जांपल दिया है, देखो लेडी बर्ड एंड द बीटल टू लाइक अफिड एंड मॉस्किटो। हाँ, ये प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। या जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, फ्रॉग। हाँ, फ्रॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, फाइटोफैगस इंसेक्ट। 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। इसी में आपको एग्जांपल है, ये 25% है। अगर वो हमारे खेतों में फैलने लगे तो हमारा पूरा का पूरा यील्ड है वो बर्बाद कर देंगे। तो फ्रॉग्स यूजुअली हेल्प टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में दिया है। देखो हम लोग कितने चैप्टर्स को रिलेट करें। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको गैम्बूशिया फिश का एक एग्जांपल दिया है। गैम्बूशिया फिश इज द मॉस्किटो लार्वे and that helps to control the spread of mosquito or the diseases, and this is nothing but the prey predator relationship। बराबर, देखो मैंने कितने एग्जांपल दिए। फ्रॉक का 11th में दिया है, हाँ, लाइक मॉस्किटो एंड गैम्बूशिया फिश का आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में दिया है। यहाँ पे भी ये दिए। हम लोग जितने पॉसिबल है उतने पॉसिबल डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो ये जरूरी होता है। समझ में आया आप लोगों को? उसका और एक एग्जांपल हमें दिया है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज, लाइक रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, starfish piscator, which is one of the important predator. When these starfish were removed, more than 10 species of invertebrates got extinct। अब ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि इस प्रेडेटर को निकाला तो इन वर्टिब्रेट्स को कंज्यूम करने वाले अलग प्रेडेटर्स का हैवॉक हो गया। मतलब वो लाइक उन्होंने बहुत सारे लाइक बाकी के इनवर्टिब्रेट्स को खाना शुरू कर दिया। उनके प्रेडेटर्स को कंट्रोल करने वाला स्टारफिश पिसास्टर था। ये एक लाइक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या एक्सपेरिमेंटल फील्ड एरिया में किया हुआ एक्सपेरिमेंट था। तो इसलिए देखो लाइक प्रेडेटर्स आर इंपॉर्टेंट टू कीप द चेक। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट देखो देखो यहाँ पे क्या दिया है हमें, मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल, स्पेशल केमिकल इन इट्स बॉडी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कैटरपिलर स्टेज फीडिंग ऑन द पॉइजनस विड। एक मोनार्च नाम का बटरफ्लाई होता है, वो क्या कर लेता है, दैट इज द प्रे ऑफ मल्टीपल बर्ड्स। अब देखो प्रेडेटर है, हाँ, तो प्रे को खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये जो करते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल दिया हम लोगों को, मोनार्च बटरफ्लाई है का है, दैट डज नॉट वांट टू सकम टू द बर्ड्स, मतलब इजीली फूड ना बन जाए। तो ये क्या कर लेता है, खुद में ना ये कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीड पे फीड करके ये पॉइजनस केमिकल ले लेता है। उससे बटरफ्लाई को कुछ नहीं होता, बट इफ द बर्ड ईट्स दिस मोनार्च बटरफ्लाई, इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल। टेस्टी नहीं है ऐसे करके लाइक वो रिजेक्ट कर देते बर्ड्स। एंड जैसे ही ये रिजेक्ट हो गए तो बटरफ्लाई बच गए। अब बर्ड देखेगा, यार यार ये मोनार्च दिख रहा है, नहीं खाना चाहिए, ये टेस्टी नहीं है। जैसे आपको होता है ना, शेपू की भाजी दिख रहा है, यार ये नहीं खानी चाहिए, करते ना। पनीर दिख जाए, यार इस पे तो वैसे ही। तो उनका क्या होता है मोनार्च बटरफ्लाई में, लाइक बर्ड्स को इवेंचुअली रियलाइज हो चुका है कि इसको खा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे, ये टेस्टी है ही नहीं। हाँ, देखो यहाँ पे हम लोगों को दिया ही है, मैंने बोला ही था, नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस। हाँ, अब देखो कि बहुत बार प्लांट्स लाइक मोस्टली प्लांट्स एंड हर्बीवोर्स आर अफेक्टेड बाय दिस प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। प्लांट्स खुद को बचा कर भाग भी नहीं सकते, तो प्लांट्स ने क्या किया है, उनमें ना कुछ केमिकल डिफेंसेस क्रिएट किए। हाँ, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, कुछ केमिकल है कि जिसकी वजह से उनका प्रिडेशन
या उनका कंजम्पशन थोड़ा कम हो, अदरवाइज एनिमल्स खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे, बाद में पता चला वो प्लांट ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। ऐसे ना हो, इसीलिए देर आर सर्टन मॉडिफिकेशन इन अ प्लांट इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ केमिकल। तो मॉर्फोलॉजी में प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स इन अकेशिया एंड कैक्टस। अब देखो, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स, herbivores usually cannot or they do not prefer this thorny plants, but there are certain animals which can eat them also. हाँ, ऐसे नहीं कि एक बार मॉर्फोलॉजिकल तो कोई खाएगा नहीं, ऐसे भी नहीं है। हाँ, बट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स डू नॉट प्रेफर देम, सो दे प्रोटेक्ट themselves by the morphological modification. Similarly, there are like certain chemical defenses also, or like plants produce certain chemicals to protect themselves. There is one example given in Calotropis. Calotropis नाम की एक वीड है जिसको कोई भी ग्रेजिंग एनिमल, दैट इज काउ, बफेलो, ये और गोट्स ऐसे कभी खाते हुए नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज इस कैलोट्रोपिस में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दैट अफेक्ट्स द दीज एनिमल्स। तो एनिमल्स ने लर्न किया इसको खाना नहीं है, ये पॉइजनस होता है, हम लोगों को परेशान करता है, तो ये खा, तो ये प्लांट के लिए तो डिफेंसिव बन गया। सिमिलरली, निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, स्टायरीशाइन एंड ओपियम, these are the certain chemicals produced by the plant in order to protect themselves. अब इसमें से कुछ प्लांट्स ह्यूमंस है जो कंज्यूम कर ही रहे हैं, जैसे निकोटीन है, लोग टोबैको खाते ही रहते हैं, आपने तो देखा होगा। हाँ, टोबैको खाते हैं। देखो, जो प्लांट ने एक्चुअली मटेरियल प्रोड्यूस किया खुद के डिफेंस के लिए, ह्यूमन उसको मिसयूज कर रहा है। हमने एचएसडी में देखा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, निकोटीन इट इज एन अल्कोलॉइड, क्या क्या इफेक्ट करता है, जैसे लाइक हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाना, कैंसर कॉज करना, ऐसे इफेक्ट करता है। पर निकोटीन, टोबैको स्मोकिंग, लाइक एंशियंट 400 साल से हम लोगों के में दिखाई दे रहा है। कैफीन, टैनिन, जिसको हम चाय कॉफी करके बुलाते हैं हम लोग इंडियंस की, मैं तो बोलता हूँ कि 70% इंडियन की सुबह चाय या कॉफी पिए बिना होती ही नहीं। हाँ, उनको चाय या कॉफी चाहिए ही है। तो वैसे क्विनाइन है, टायरिस्टाइन है, हाँ, एंड ओपियम, में डिसीज में पढ़ा है हम लोगों ने, ओपियम नार्कोटिक ड्रग है, लोग लेते हैं, ये प्लांट ने खुद के डिफेंस के लिए प्रोड्यूस किया है। हम लोग भूल जाते हैं ये चीजें, जिसको प्लांट नहीं, ये सेकेंड, और ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, याद रखो। दीज ऑल आर नॉट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दीज ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दीज ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनको बुलाते हैं हम लोग, क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, याद रखना। सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉम्पिटिशन, दोनों में निगेटिव निगेटिव है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर ब्लू कलर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, fitness, that is R of one species, is significantly lowered in presence of another species. कंपटीशन में एक है, इसलिए दूसरे का एग्जिस्टेंस या दूसरे का लाइक फिटनेस कम हो जाता है। मतलब मैं इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप ना नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, हाँ, और जो इन्विजिलेटर है ना, वो आपको ओएमआर की तरफ ऐसे देख रहे हैं, कुछ नहीं, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, ऐसे देख रहे हैं। आपको टेंशन आएगा ना, यू वुड गेट पैनिक, ये ऐसे क्यों देख रहा है। तो उस केस में आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। या सपोज किसी जंगल में बहुत सारे रैबिट्स है और वहां पे हमने एक 10-15 लाइक लायन और टाइगर लाकर छोड़ दिए। अब उनको तो लाइक उनका फिटनेस कम हो जाएगा ना, क्योंकि उनको मालूम है कहीं ना कहीं से प्रेडेटर आने वाला है, उनको दिख रहा है, तो उनका फिटनेस इवेंचुअली कम हो जाता है। ये कंपटीशन में बहुत बार दिखाई देता है। हाँ, देखो यहाँ पे कुछ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए आप लोगों को विद सर्टन कंडीशंस। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे दिया है, बहुत जरूरी है बच्चों। इसमें क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग बहुत बार फंस जाते हो, मुझे बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने ये दिया है। देखो, टोटली अनरिलेटेड एसपीपी स्पीशीज कैन ऑल्सो कम्पीट विथ ईच अदर। ऐसे नहीं है कि हर वक्त कोई दो रिलेटेड स्पीशीज में ही कंपटीशन होनी चाहिए। other related species can also compete with each other। इसका एग्जाम्पल दिया देखो, विजिटिंग फ्लेमिंगोज
compete with the resident fishes for zooplankton. ये साउथ अमेरिकन लेक्स में हमने पाया गया। फ्लेमिंगो हम लोगों को मालूम है, दोज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स है। वो कहीं से तो उड़कर आते हैं और जहां पे उनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, पानी होता है, वहां पे वो लैंड करते हैं। अब जहां पे रहेंगे उनको फूड चाहिए, उनका फूड है जूप्लैंक्टन। अब लेक्स है तो लेक्स में उनके नेचुरल फिशेज भी है। हाँ, उन्हीं लेक्स में फिशेज भी है। वो फिशेज के साथ ये फूड तो सेम ही है, फिश को भी चाहिए, फ्लेमिंगो को भी चाहिए, तो ये दोनों में एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे फिश एंड फ्लेमिंगो, दे आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड मतलब आप देख लो एक दूसरे के साथ इमीडिएटली तो रिलेटेड है ही नहीं। और फ्लेमिंगोस देखो सर्टन पीरियड के लिए आने वाले, वो तो परमानेंट रेसिडेंट भी नहीं है, विजिटिंग है वहां पे। वो आ रहे थोड़ी देर के लिए, 4 महीने 3 महीने के लिए रहने, और उस 3-4 महीने में वो फिशेस के साथ compete करने वाले इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू गेट द फूड। और इस केस में उन दोनों में कंपटीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स। सेकेंड है इंटरफेरेंस competition। फॉर एग्जाम्पल, resources are abundant but one species is superior, that is interfering with the inferior one, and therefore it gets eliminated। दो स्पीशीज है, हाँ, यहाँ पे रिसोर्सेस एबंडेंट है, बट एक स्पीशीज बहुत ही पावरफुल है और दूसरी बेचारी, इवन दो देयर इज अ रिसोर्सेस, लाइक द इंफीरियर स्पीशीज विल गेट एलिमिनेटेड। गॉस एटाल, एटाल मतलब उसका ग्रुप, गॉस एटाल हम यूज करते हैं यूजुअली। गॉस एंड हिज कलीग्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द लैब एक्सपेरिमेंट, दैट इज द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। वहां पे उन्होंने हम लोगों को कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखते हैं क्या दिया। ये देखो, abundant tortoise became extinct due to the goats which were having the high grazing capacity in the Galapagos part। Galapagos में क्या हुआ था, लाइक बहुत सारा लाइक रिसोर्सेस अवेलेबल थे, बट जहां पे abundant tortoise एंड गोट दोनों एक साथ रहते थे, गोट की ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब वो फूड बहुत स्पीड से खा रहे थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, दो इनिशियली द फूड वॉज इनफ अवेलेबल, हाँ, फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल था सबके लिए, जितना जरूरी है उतना मिलने वाला था, बट इनकी ग्रेजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा थी टॉर्टोइस से। वो टॉर्टोइस बेचारे क्या हो गए, भूखे एक्सटिंक्ट हो गए। वो बोले हम लोग ऑलरेडी टॉर्टोइस छोटे और स्लो होते, छोटे ही नहीं होना जरूरी, स्लो होते, बट बेचारों को ये, लेकिन इन्होंने खाना कुछ खत्म कर दिया, तो बेचारों को तो कुछ मिला ही नहीं। हाँ, अगर नहीं मिला तो उन लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। Then there is another example, that is competitive release। When competitively superior species is removed, inferior species expands its range। मतलब ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखो इसमें सपोज मैं एक जंगल में किसी एरिया में सारे हर्बीवोर्स है और किसी एरिया में कार्निवोर्स है। अब देखो, ये हर्बीवोर्स कार्निवोर की एरिया में कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है वहां पे गए तो मौत ही है, वहां पे गए तो मौत ही है, कार्निवोर से भर भर के कोई ना कोई खा लीजिए। बट सपोज हमने क्या कर लिया, उसी जंगल से वो सारे के सारे और कार्निवोर्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकाल कर दूसरी किसी जगह पे डाल, एंड इवेंचुअली हमने हर्बीवोर्स को वहां पे छोड़ दिया। अब उस एरिया में भी सारे के सारे हर्बीवोर्स उनकी रेंज स्प्रेड करते जाएंगे, क्योंकि उनको तो आप चेक करने वाले या उनके ऊपर लाइक उनको खाने वाला कार्निवोरस स्पीशीज रहा ही नहीं, तो उनके लिए क्या मिला, होल वावर इज आवर, सब कुछ जंगल हमारा है, इस जंगल के हम हेड डियर, पर उनको लगने लगा हम इस जंगल के शेर हैं। हे रैबिट, पर उनको लगा हम जंगल के शेर हैं। शेर नहीं बनते वो कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल है। अगर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज निकाल दो तो बट ऑब्वियसली इंफीरियर स्पीशीज उसकी रेंज बढ़ाने लगती है, धुआंधार बढ़ाने लगती है। हाँ, आई बात समझ में, यहां तक सब लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कंपटीशन में ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। हाँ, जहां पे कॉर्नेल नाम के, और कॉर्नेल और उनके ग्रुप ने ये प्रूव कर दिया एट द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड में था, वो पैसिफिक आइलैंड में था। हाँ, सुपीरियर बार्नेकल, बार्नेकल इट इज अ काइंड ऑफ लाइक आर्थ्रोपोड होता है, जो यूजुअली वेल के बैक पे दिखाई देता है। हाँ, उसके वेल के बैक के साथ वो एसोसिएटेड होता है। लाइक वहां पे सुपीरियर बार्नेकल बैलानस डोमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स द
इंटीरियर बार्नेकल्स कैथामेलस। हाँ, ये देखो इन दोनों में जब लाइक कंपटीशन है तो उसमें क्या हो रहा है, सुपीरियर वैरायटी दैट इज बैलेनस, बार्नेकल की वैरायटी है या जीनस का नाम है बैलेनस, दैट एक्सक्लूड्स द इंटीरियर वैरायटी ऑफ बार्नेकल कैथामेलस, कैथामेलस को वो एक्सक्लूड कर देती है बाहर से। क्लियर है यहाँ तक? I hope all of you are getting this, whatever we are learning. This is really, really, really very important for all of you. हाँ, ये समझ लो, ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी है हम लोगों को, जहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग की, लाइक उसके बाद हम रिसोर्स पार्टीशनिंग की भी बात करें। गॉस का एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। रिसोर्स पार्टीशनिंग के एक कंपटीशन में एक एग्जांपल है इसमें ना, ये मैक आर्थर साहब थे, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइक ऑब्जर्वेशन लिखा। देखो मतलब क्या होता है रिसोर्स पार्टी, व्हेन टू स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग डिफरेंट फोरगेजिंग पैटर्न। फोरेजिंग पैटर्न मतलब क्या, खाने का तरीका बदलकर। हाँ, फोरगेजिंग पैटर्न मतलब खाने का तरीका। मैकआर्थर ने दिखाया लाइक द 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वार्बलर, बर्ड है, वार्बलर नाम का एक छोटा सा बर्ड होता है। हाँ, उसके केस में उन्होंने क्या देखा, ये जो वार्बलर है वो 5 डिफरेंट स्पीशीज एक ही बड़े से पेड़ पे रहती है, बट दे डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। उन्होंने क्या बताया, दे डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। ये पांचों के पांचों स्पीशीज उसी एक पेड़ पे, तो उन्होंने क्या कर लिया, उनके फोरगेजिंग के पैटर्न बदल। मतलब मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे उन 5 में से शायद कोई एक फ्रूगीवोर बना होगा जो पेड़ के सिर्फ फ्रूट्स खाए, कोई एक फोलियोर बना होगा जो सिर्फ पत्ते खाएगा, कोई एक इंसेक्टिवोर होगा जो पेड़ के नजदीक में या पेड़ के ऊपर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स खाएगा। किसी ने बोला होगा लाइक आई माइट फोरगेज और आई माइट ईट द फूड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, किसी ने बोला होगा आई विल ईट इन द आफ्टरनून। तो कोई दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया, जो रिसोर्सेस थे उसका पार्टीशनिंग, ये पार्ट तेरा, ये पार्ट मेरा, ये पार्ट मेरा, फ्रूट आया तो तू ही खाएगा, इंसेक्ट आया तो मैं खाऊंगा, या लीव्स है तो इसके लिए है। ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया, उसी रिसोर्सेस का पार्टीशनिंग कर दिया और उनको कंपटीशन अवॉइड कर पाएंगे। हाँ, ये मैकआर्थर ने हम लोगों को प्रूव करके दिखाया था। देन आता है पैरासिटिज्म। देखो पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज, वन स्पीशीज दैट इज मोस्टली पैरासाइट गेट बेनिफिटेड एंड द होस्ट गेट, हाँ इसी को तो हम पैरासाइट बुलाते हैं। हाँ, जिसके केस में वन स्पीशीज विल बी बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीशीज विल बी हार्म, उसी को हम, उसी इंटरेक्शन को हम पैरासिटिज्म बुलाते हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग देखा जाता है, जो पैरासाइट होता है ना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। अब देखो इसमें होता कैसे है, पैरासाइट दो टाइप के, एंडो एंड एक्सो। एंडो मतलब जो होस्ट के बॉडी के अंदर जाकर रहने वाले, एक्सो मतलब जो बॉडी के ऊपर रहने वाले। तो उनको खुद में कुछ ना कुछ, बेसिकली एंडो पैरासाइट्स को यूजुअली होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ वेरिएशन या एडेप्टेशन करवाने पड़ते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है, देखो दैट इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेल्स ऑर्गन। अंदर जाकर रहने सेल्स ऑर्गन की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ सक्कर्स और अडेसिव ऑर्गन, होस्ट के बॉडी को पकड़ कर रखना है। हाँ, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड तो होस्ट डाइजेस्ट कर रहा है, उनको तो सिर्फ एब्सॉर्ब करना है, डाइजेशन की जरूरत नहीं। एंड हाई रिप्रोडक्शन, कम टाइम में उनको सर्वाइव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना। उसमें से लीवर फ्लूक, फ्लूक इज वन ऑफ द लाइक एंडोपैरासाइट है जिसको दो होस्ट की जरूरत होती है, स्नेल एंड द फिश। लीवर फ्लूक का साइंटिफिक नेम क्या है, एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। देखो ऐसा अगर क्वेश्चन को रिलेट करके आया तो आप लोगों को दिमाग चलना चाहिए। मैंने सपोज कल बोल दिया, अब नहीं बता, फैसियोला हैज टू होस्ट, स्नेल एंड फिश, आप बोलोगे सर ये तो आउट ऑफ एनसेट है। फैसियोला एनिमल किंगडम में दिया है, दैट इज लीवर फ्लूक। दो होस्ट आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में दिए, स्नेल एंड फिश। करेक्ट एग्जांपल है और करेक्ट स्टेटमेंट है। हुँ? उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम। इट ऑल्सो रिक्वायर्स टू होस्ट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड द मैन, दैट इज ह्यूमन बॉडी। एक्टोपैरासाइट के केसेस में देखो, लाइस ऑन अ ह्यूमन, टिक्स ऑन अ डॉग, मराइन फिश, कोपीपॉड्स, कस्क्यूटाइड इज अ प्लांट एक्टोपैरासाइट,
यहाँ पे अमर वेल करके बुलाते हैं जिसको हम कस्क्यूटा को, लाइक इट हैज लॉस्ट द ऑल फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स, और लाइक उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है। कस्क्यूटा को सारा फूड और पानी उस प्लांट से रेडीमेड मिल जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। एंडोपैरासाइट में प्लाज्मोडियम है जो हमारे ह्यूमन आरबीसी में रहता है, या फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के गट में जाकर उसका रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल दिया है आपको, ब्रूड पैरासिटिज्म, कोयल लेइंग एग्स इन द क्रो नेस्ट। आप लोगों ने वो थ्री इडियट की मूवी में देखा होगा। हाँ, लाइक लाइक कोयल क्या करती है, फीमेल कोयल क्रो के नेस्ट में जाकर अंडे डालती है। अब देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोयल एग्स हैव स्टार्टेड कंप्लीटली रिसेंबलिंग द क्रो एग्स, क्रो के जैसे लाइक कौवे जैसे दिखने लगे। और बहुत बार ये कोयल क्या कर लेती है, इन ऑर्डर टू रिमूव द कॉम्पिटिशन लाइक, और इन ऑर्डर टू लाइक डिक्रीज द कॉम्पिटिशन, ये क्रो के ओरिजिनल एग्स होते हैं उनको बाहर फेंक देती है, इजेक्ट आउट कर देती है। और लाइक क्रो को बेचारे को समझ में नहीं आता, जब वो बैठता है वो हैचिंग करवा कर देता है, अंडा फूट कर निकल कर आता है, उसमें से क्रो की जगह पे कोयल निकलते हैं, कोयल के बच्चे निकलते हैं। तो ये दिस इज गुड। एक और मैं जाते जाते बताता देता हूँ, दैट इज हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म दैट इज पैरासाइट ऑफ पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाजिस में क्या होता है, देखो बैक्टीरियोफाज इटसेल्फ मतलब इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज का मतलब आप लोगों को मालूम है, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बट बैक्टीरिया भी किसी का पैरासाइट है ऑलरेडी, और उसी बैक्टीरिया का ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट ऑफ पैरासाइट बन जाता है, इसलिए बैक्टीरियोफाज बिकम द इट इज बिकम द एग्जांपल ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म, जहां पे वन पैरासाइट इज अ पैरासाइट ऑफ अनदर पैरासाइट। लाइक पैरासाइट मतलब बैक्टीरिया, ये अगर हम ह्यूमन का पैरासाइट पकड़ लेते तो उस पैरासाइट का एक पैरासाइट है, दैट इज बैक्टीरियोफाज वायरस। हाँ, तो ये एग्जांपल है हाइपर पैरासिटिज्म का। एंड लास्ट वन इज नहीं, और एक दो है सॉरी, दैट वन इज कमेंसालिज्म है। यहाँ पे कमेंसालिज्म में देखो हम लोगों ने क्या बोला है कि लाइक जीरो प्लस एंड जीरो, द वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड while the other is neither benefited nor harm। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि कमेंसालिज्म में एक को फायदा है पर एक को नुकसान नहीं है, फायदा भी नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। ऑर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट ऑन द मैंगो ट्री, जब ऑर्किड ग्रो करती है मैंगो ट्री पे, तो लाइक इट डज नॉट लाइक अफेक्ट द मैंगो प्लांट, बट इट लीव विद द मैंगो प्लांट एंड इट गेट्स द बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ हिल। देखो अभी हमने देखा था बार्नेकल, बैलेनस एंड कैथामेलस, वो उन दोनों के केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन है, एक दूसरे को रिमूव कर सकते हैं, मतलब बैलेनस लाइक रिमूव्स द कैथामेलस, वो सुपीरियर है बैलेनस एंड इंफीरियर इज द कैथामेलस। पर बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल, ये बार्नेकल नाम के ऑर्थ्रोपोड है, वो वेल के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर चिपक कर रहते हैं। आप अगर गूगल करोगे ना बार्नेकल एंड वेल, तो आपको फोटो दिखाई देंगे पूरे बॉडी पे ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, कहीं पे भी वो उसके बॉडी, दे डू नॉट हार्म वेल, बट वेल के साथ उनको घूमने के लिए मिलता है, और वहां वहां पे पानी में अलग अलग फूड भी मिल जाता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, उसके साथ उसको फूड में फूड भी मिल जाता है पानी में। तो दैट इज अ बेनिफिट टू द बार्नेकल्स, बट इससे ना फायदा है ना नुकसान है टू द वेल। हाँ, टेक्निकली आज हम उसको कमेंसालिज्म का एग्जांपल मान। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कैटल लाइक अगर आपने उनको फील्ड में छोड़ा है तो उनके पैरों के आजू बाजू ना छोटे 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 बर्ड्स आकर रहते, व्हाइट कलर के एग्रेट बुलाते। अब वो क्या करते हैं, वो कैटल के साथ रहते हैं, हाँ, उनके क्लोज एसोसिएशन में। अब होता कैसे, जब कैटल मूव करते हैं तो जो लाइक ग्रास है उसमें छुपे हुए इंसेक्ट ऊपर निकल कर आते हैं, और वही इंसेक्ट ये कैटल एग्रेट ये बर्ड्स है उनको पकड़कर खाते हैं, अदरवाइज उनको वो दिखाई नहीं देते या उनको पता नहीं चलता वहां पे इंसेक्ट है। कैटल के हिलने की वजह से वो इंसेक्ट्स ऊपर आते हैं। अब इसमें एग्रेट का फायदा है, कैटल को ना फायदा ना नुकसान। कैटल अपना बेचारा अपना लाइक घास खाते खाते चल रहा है, फिर घूम रहा है,
उसके साथ साथ ये चले जाते हैं। एंड सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, ये भी एक एग्जांपल है। सी एनिमोन लाइक आप लोगों को मालूम है, दिस बिलोंग्स टू सिलेंड्राटा, जिसके पास टेंटैकल्स है, टेंटैकल्स में निमेटोसिस है, हाँ विच आर पॉइजनस कैप्सूल्स होते हैं। एंड ये क्लाउन फिश या क्या करता है, जहाँ पे बहुत सारे सी एनिमोन है वहां पे उनके बीच में जाकर बैठता है। अब बिकॉज ऑफ द स्टिंगिंग टेंटाकल्स ऑफ सी एनिमोन, कोई दूसरा फिश क्लाउन फिश को खाने के लिए आ नहीं पाता, और इसी चक्कर में लाइक वो उसको प्रोटेक्शन दे देता है, सी एनिमोन क्लाउन फिश को। बट इसका सी एनिमोन को कोई बेनिफिट भी नहीं और कोई हार्म भी नहीं। क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन, इट इज अ काइंड ऑफ कमेंसालिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ये दोनों की जो इंटरेक्शन है वो कमेंसालिज्म में हम लोग काउंट करते हैं। एंड लास्ट वन इज म्यूचुअलिज्म है, जहाँ पे लाइकेन्स बुलाते हैं हम लोग, अल्गी और साइनोबैक्टीरिया विद फंगस। लाइक देखो म्यूचुअलिज्म में बोथ द स्पीशीज मस्ट बी बेनिफिटेड। यहाँ पे लाइकेन में जब अलगी, हम अलगी और फंगस बोले, साइनोबैक्टीरिया फंगस भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक दूसरे के साथ इतने क्लोज एसोसिएशन में, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो तो दोनों सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलगी को जो लाइक चाहिए वही फंगस देता है बेसिकली, लाइक हम सब्सट्रेटम दे देता है, और फंगस को जो इजीली फोटोसिंथेटिक फूड चाहिए वो अलगी देता है। तो एक दूसरे को दोनों बेनिफिशियल है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल एग्जिबिट करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट वन इज माइकोराइजा विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। माइकोराइजा हमने देखा है ग्लूमस, दैट लीव्स विद द लाइक रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये सॉइल से फॉस्फोरस लाता है, ये सॉइल से फॉस्फोरस लाता है, वाटर एब्सॉर्ब करके प्लांट को देता है। इन रिटर्न प्लांट गिव्स इट अ लाइक फूड, रेडीमेड फूड दे देता है। एंड फिग एंड वास्प करते हैं, जैसे फिग के इन्फ्लोरेसेंस में वास्प, हाँ ये टाइटली कोरिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे चीटिंग भी हो सकती है। हाँ, तो वो फिग क्या कर लेता है, खुद के इन्फ्लोरेसेंस में वास्प को एग्स ले करने के लिए जगह देता है। एंड बाय द टाइम द वास्प ट्राइज टू फाइंड आउट द कंप्लीट सुटेबल साइट, वो पोलिनेशन करता है, तो फिग का पोलिनेशन हो जाता है, वास्प को लाइक फूड भी मिल जाता है, उसके लेइंग एग्स को नेक्टर मिल जाता है। एग्स में लार्वे जो होते हैं एग्स से आगे जाकर बनते हैं, उनको इनिशियल फूड भी मिलता है। So this was all about the mutualism also, and this was all about the rest part of the organism and population. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने बोला आपको 2-2.5 घंटे के, मतलब दोनों मिलाकर लेक्चर थे 2 से 2.5 घंटे के बीच में। ये 2-2.5 घंटे के लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है या। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मैं अगले चैप्टर्स लेकर आ रहा हूँ।